नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत ठंड के साथ कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में जो ठंड का प्रकोप है वो काफी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर, घने से बहुत घने कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी जारी कर दी है। आईएमडी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में ठंड का असर बना रहेगा। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे राहत मिलने की संभावना है। बीते 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक दर्ज की गई है। अमृतसर, पंतनगर, अंबाला, बरेली और हिंडन जैसे इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। वहीं पंजाब के बठिंडा क्षेत्र में देश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो शीतलहर की गिरफ्त में नजर आ रहा है पूरा उत्तर भारत। जनवरी ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। तो सर्दी का सितम देखिए साफ तौर पर दिख रहा है। 90 साल बाद गुरुग्राम 0 के पास पहुंच गया है। पंजाब, हरियाणा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश बढ़ाएगी ठंड का पारा। फसल खराब होने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ठंड कुछ ज्यादा इस साल पड़ती नजर आ रही है। ठंड से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। शीतलहर से पूरा भारत ठिठुरा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का रिकॉर्ड टूट चुका है। 90 साल बाद गुरुग्राम 0 के पास। पंजाब, हरियाणा में रेड अलर्ट जारी है। और बारिश बढ़ाएगी ठंड का पारा। फसल खराब होने की भी चेतावनी दी जा रही है। चलिए, इसी पर बातचीत के लिए लखनऊ से हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर लखनऊ में इस वक्त का जो माहौल है, हालात हैं, ठंड को लेकर क्या कह रहे हैं। वैसे तो पूरे उत्तर भारत में ठंड का जो कोल्ड टॉर्चर है वो हम साफ तौर पर देख रहे हैं। राजीव, अगर बात लखनऊ की जाए अवनीश, तो इस वक्त क्या कुछ आपको जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है? इस वक्त का टेम्परेचर क्या है? किस तरह से शासन प्रशासन की बात की जाए तो आम जनता के लिए सुविधाएं की जा रही हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किन किन बातों का ध्यान रखने की, किन किन चीजों की सावधानी बरतने की अपील सरकार की तरफ से आम जनता से की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 30 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। अगर इसमें सबसे पहले देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपद हैं और तराई के जो इलाके हैं वहां के जो जनपद हैं वहां पे शीतलहर देखा जा रहा है। हालांकि जो सुबह है और शाम ये दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन दिन में धूप खिलने से लोगों को राहत मिल रही है। प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है। जहां जहां सार्वजनिक जगह है वहां पर रैन बसेरे बनाए गए हैं, अस्पतालों में रैन बसेरे बनाए गए हैं। इसी के साथ ही अलग अलग जगहों पे अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरीके से किसी को भीषण ठंड का सामना न करना पड़े, उनको कोई परेशानी न उठाना पड़े। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी। उस बैठक में उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया था और सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे कि रैन बसेरा और अलाव की जो व्यवस्था है उसको वह खुद देखें, अपनी निगरानी में रखें और अपने जो अधीनस्थ हैं उनको निर्देश दें कि वो फील्ड में उतरें और किसी भी तरीके से जो ठंड से बचाव के इंतजाम है उसको देखा जाए। तो वो जमीन पर उतारने का काम किया गया है। हालांकि अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो पिछले 2 दिनों से सिर्फ सुबह और शाम को ही तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। हालांकि धूप खिलने से दिन में लोगों को राहत मिली है और यही वजह है कि जो स्कूल बंद किए गए थे उन स्कूलों को अब खोल दिया गया है।
10 बजे से स्कूलों को समय दिया गया है खोलने का और 3 बजे तक ही वहां पे जो पढ़ाई का कार्य है वह किया जाएगा। मौसम विभाग ने अपनी तरफ से चेतावनी जारी की है कि अभी सुबह और शाम के जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज किया जाएगा और अगले करीब 15 से 20 दिनों तक इसी तरीके का तापमान रहेगा। हालांकि दिन में जरूर राहत रहेगी, जब धूप खिलेगी लोगों को उससे राहत मिलेगी, लेकिन साफ है कि उत्तर भारत की अगर बात करें तो पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का असर देखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम और तराई के जो इलाके हैं वह कोहरे और शीतलहर की चपेट में घिरे हुए हैं। बिल्कुल अवनीश, ज़्यादा ठंड के चलते जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उन पर इसका असर खास तौर पर ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड बढ़ती है तो दिक्कत परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने भी 15 तारीख तक की छुट्टियां स्कूलों की इसीलिए की कि बच्चे घर में रहें, बीमार ना पड़ें। लेकिन बात अगर बुजुर्गों की करें तो उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है सरकार की तरफ से? किसी तरह की कोई अपील खास करके बुजुर्गों के लिए कि घर से बाहर निकलने से पहले किन बातों का ध्यान रखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि अगर देखा जाए तो जब भीषण ठंड पड़ती है तो सबसे ज्यादा जो सांस के रोगी होते हैं और हार्ट के रोगी होते हैं इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार इससे लोग प्रभावित होते हैं और ठंड से परेशान होते हैं। तो बुजुर्गों के लिए प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है, मौसम विभाग ने भी अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी है कि जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। भीषण ठंड में वो पूरी तरह अपने शरीर को ढक कर रखें, जो अलाव की व्यवस्था अगर कर सकते हैं तो उसे करें, या ब्लोअर या हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पूरी तरह जो ठंड से वो बचना है ताकि जो उनका ब्लड सर्कुलेशन है वो किसी तरीके से प्रभावित न हो। अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है तो हार्ट अटैक होने की संभावना बनी रहती है। तो ठंड को लेकर लगातार मौसम विभाग और हेल्थ विभाग और प्रशासन अपनी तरफ से बुजुर्गों के लिए यह एडवाइजरी जारी करते हैं। रही बात बच्चों की, तो बच्चों की स्कूलों को मौसम को देखते हुए ही निर्धारित समय के लिए किया गया है। अगर बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में जिला प्रशासन ने अभी तक स्कूलों को बंद रखा था, लेकिन जिस तरीके से धूप खिल रही है उसके बाद आदेश दिया गया है कि स्कूल सुबह 10 बजे से ही संचालित किए जाएंगे और 3 बजे तक वो संचालित होंगे। उसी के साथ ही प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो प्री बोर्ड के एग्जाम जो दे रहे बच्चे हैं उनको भी रियायत दी गई है और उसी के साथ ही उनके भी जो पढ़ाई का समय है उसमें परिवर्तन किया गया है। तो यह आदेश जारी कर दिया गया है। अगर भीषण शीतलहर लखनऊ में फिर से होती है तो जिला प्रशासन अपनी तरफ से स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर सकता है। बिल्कुल अवनीश, अगर ठंड बढ़ेगी तो साफ तौर पर यह आदेश एक बार फिर से देखा जाएगा और सरकार इस पर दोबारा से विचार करेगी। बात अब मौसम विभाग की करें तो क्या लगता है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? आगे आने वाले वक्त में ठंड कहा जा रहा है कि बारिश भी हो सकती है, ऐसे में किन किन बातों पर सावधानी? क्योंकि बारिश हुई तो ठंड एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे और तमाम तरह की समस्याएं पैदा होने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने अपनी तरफ से चेतावनी तो जारी कर दी है, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है जब वो पिघलेगी तो उसका असर कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में दिखाई देगा और यही वजह है कि मौसम विभाग हर दिन का अपडेट जारी कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 15 दिनों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया है कि सुबह और शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। जो शीतलहर है उसका असर अभी बना रहेगा। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे घने कोहरे होंगे और उनको लेकर उन्होंने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि दिन में धूप खिलने से मौसम थोड़ा सा बेहतर रहेगा, उससे लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और शाम के समय जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी और अगले 15 दिन के बाद उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। उसके बाद जो शाम वाली ठंड है उसमें लोगों को राहत मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मौसम विभाग अपनी तरफ से लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रहा है, लगातार जो बुलेटिन है उनके वो भी जारी किए जा रहे हैं और जो जो इलाके प्रभावित हैं उन प्रभावित इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया जा रहा है और मौसम विभाग का अपडेट मिलने के साथ ही प्रशासन भी अपनी तरफ से चौकन्ना बना हुआ है। बिल्कुल, हरीश खनेड़ा भी हमारे साथ देहरादून से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। हरीश, देहरादून की उत्तराखंड की बात की जाए तो क्या कुछ फिलहाल मौसम कहता है? क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ हैं, लोगों को ज़्यादातर पहाड़ों में ये जो मौसम होता है, ज़्यादा ठंड देखने का ज़्यादा मन रहता है, तो जो पर्यटक होते हैं वो भी उस तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि पर्यटक बढ़ रहे हैं, बर्फबारी की बात होने लग गई है, अब तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है। क्या कुछ हालात बने हुए हैं सरकार की तरफ से? किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं? किस तरह की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है?
देखिए वक्ता, जिस तरह से उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड के इस समय हम देहरादून में हैं और देहरादून में इस समय जो मौसम है, हल्की अब धूप यहाँ पर खिलने वाली है। हालांकि सुबह के 8:15 बज चुके हैं, लेकिन जो कड़ाके की ठंड है वो लोगों को परेशान कर रही है। जो विजिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से, अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें जैसे रुड़की या हरिद्वार, इन जगह की बात करें तो यहाँ पर कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा छाने की वजह से जो यातायात में भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा अगर पहाड़ी जनपदों की बात करें, जैसे अगर उत्तराखंड के तमाम उन पहाड़ी इलाकों की बात करें जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर आज पूरे दिन भर धूप खिली रह सकती है, लेकिन अभी तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग केंद्र की तरफ से एडवाइजरी लगातार जारी हो रही है। इस समय भी अगर बात करें तो इस समय भी आज जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि तमाम जगहों पर इसी तरह का मौसम आज रहने वाला है। खासतौर पर मैदानी इलाकों की बात करें, इसके साथ ही नैनीताल जो हल्द्वानी है और साथ ही साथ उधम सिंह नगर और हरिद्वार है, यहाँ पर घना कोहरा छाया रहेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जहाँ लगातार पाला भी गिर रहा है और कहीं ना कहीं जो बारिश न होने के कारण से जो सूखी ठंड है वो यहाँ पर लगातार हो रही है। लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि लोगों को अपने रोज़मर्रा के काम काज के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। स्कूली बच्चों की अगर बात करें वक्ता, तो कहीं ना कहीं जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि मौसम को देखते हुए जिलाधिकारियों की को एक आदेश यहाँ पर जारी हुए हैं सरकार की तरफ से, एक एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें सुबह 8:30 बजे का समय दिया गया। हालांकि अभी कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर अभी अवकाश है, जो छुट्टी है वो सरकार की तरफ से की गई है। और ख़ास बात है कि जो ऊपरी इलाके हैं जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड है, जहाँ पर बर्फबारी होती है और बहुत कड़ाके की ठंड होती है, पाला हमेशा रहता है, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो, तो वहाँ पर आजकल स्कूल बंद हैं। चाहे इसमें जोशीमठ है, इसके साथ ही उत्तरकाशी के कुछ ऊपरी इलाके हैं, साथ ही साथ पौड़ी जनपद और टिहरी जनपद के कुछ ऐसे स्कूल हैं जो बंद हैं। इसके साथ ही अगर हम अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ इन जगहों की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो लगा दे। सबसे बड़ी बात है कि जो किसान है इस समय वो खासा इस ठंड को लेकर के परेशान है, इस बात को लेकर के क्योंकि उनको ये डर सता रहा है कि कहीं उनकी जो फसल है वो उसका रोग के कारण बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि लगातार जो बारिश का अनुमान जो लगाया जा रहा था और इस बार नए साल में भी बारिश ना होने के कारण जो तमाम इलाकों में इस समय जो कड़ाके की ठंड हो रही है तो इसका कहीं ना कहीं पूरे समूचे उत्तराखंड में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। जहां किसान परेशान हैं तो वही कई लोग इस समय बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। लोगों को खांसी जुकाम जैसी तमाम जो बीमारियां हैं वो पकड़ रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें देखी जा रही हैं। हार्ट अटैक जैसी समस्याओं और श्वास की यहाँ पर बहुत गंभीर समस्याएँ देखी जा रही हैं। जो अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं उनका ये मानना है कि इस ठंड से किस तरह से बचा जा सकता है। लोग इसके लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तमाम जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर अलाव लगाए गए हैं और इसके साथ ही जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनको गर्म कपड़े जैसे कंबल तमाम वितरण भी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ठंड उत्तर भारत की बात करें तो पूरी तरह से चपेट में है। कोल्ड टॉर्चर, शीतलहर हर जगह देखने को मिल रही है, घना कोहरा हर जगह है। सोनीपत से हमारे साथ शिखा लाइव जुड़ गई हैं। शिखा, आपसे जानना चाहेंगे बात अगर सोनीपत की कर लें, क्योंकि अगर पंजाब की बात करेंगे या फिर हरियाणा की बात करें तो हर जगह पूरे भारत में ही जो कोहरा है, जो शीतलहर है, उसकी चपेट में सभी नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल मौसम सोनीपत की बात करें कैसा बना हुआ है, और आगे आईएमडी की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ सावधानियां बरतने की बात कही गई है? देखिए 8:15 का समय हो गया है पर अभी भी कहीं आसपास धूप जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। सोनीपत की बात करें तो आज यहाँ पर लोगों ने अपनी स्कूटी बाइक या जो भी उनके व्हीकल्स हैं उनके ऊपर उन्हें एक बर्फ की परत जो है वो जमी हुई दिखाई दी है। बारिश मौसम विभाग की बात करें तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि 18 तारीख को जो बादल जो है वो छाए रहेंगे और 19 तारीख के बाद बारिश जो है वो हो सकती है। हरियाणा के फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, जींद, झज्जर, करनाल, पानीपत, नूह ये ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। साथ साथ लगातार ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जब तक जरूरत ना हो खासकर बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ये ठंड जो है अगर जो बीमार करती है तो काफी समय लगता है इस बीमारी से उभरने में।
तो उसे लगातार अपने घरों में रहने के निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, और चाहे चंडीगढ़ क्यों ना हो, हर जगह ठंड का असर जो है वो देखा जा रहा है। लोग खुद जो है वो लापरवाही नहीं बरत रहे हैं, वो अपने घरों में रहना ही प्रेफर कर रहे हैं। 15 तारीख से स्कूल जो है वो खुलने वाले हैं, यानी आज स्कूल की छुट्टियों का आखिरी दिन है। उम्मीद की जा रही है कि क्या आज कोई नोटिफिकेशन जारी होती है कि स्कूल की छुट्टियां जो है वो एक्सटेंड होंगी, या समय जो है स्कूलों का वो बदला जाएगा, वो आज पता लगेगा। क्योंकि लगभग ये देखा जाता था कि लोडिंग का मतलब ये होता था कि ठंड जो है अब जाने वाली है, पर अब फिलहाल जिस तरह से ठंड इस समय देखी जा रही है, लोग खुद ही लापरवाही नहीं बरत रहे हैं, वो अपने घरों में रहना प्रेफर कर रहे हैं। और हर कोई शायद ये चाह रहा है कि अब जब स्कूल की छुट्टियां हो वो एक्सटेंड हो जाता है, कि बच्चे जो है बीमार ना पड़े। और बुजुर्गों को खास कर कहा जा रहा है कि वैसे तो वो घर से बाहर ना निकले, और पर अगर निकलना भी है तो खुद को पूरा कवर अप करके बाहर निकले, चाहे वो ग्लव्स हो, वो सॉक्स हो, अच्छे से कवर अप करके निकले, और हाइड्रेट भी रहे। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि ठंड है, पानी नहीं पीते, वो डिहाइड्रेशन भी कहीं ना कहीं उन्हें बीमार जो है वो कर सकती है। की जाए, क्योंकि बच्चे और बुजुर्गों को तो खास तौर पर ध्यान रखने की काफी जरूरत है। लेकिन अगर बात किसानों की जाए तो इस वक्त ठंड की वजह से कहा जा रहा है कि फसल भी खराब हो सकती है। इस पर किसानों पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जो एडवाइजरी जारी की गई है कृषि के द्वारा, वो कहा गया है कि पाले और कोहरे के कारण जो गेहूं, सरसों और आलू जैसी फसलें हैं उसमें दोपहर के समय थोड़ी हल्की हल्की सिंचाई जो है वो की जाए। साथ ही सरसों की सुरक्षा जो है वो की जाए। सब्जियां और चारा जो है वो खराब ना हो, इसलिए जो गिल्ले पत्ते हैं उनको साथ के साथ काट दिया जाए, कि उनका नुकसान जो है वो बाकी सब्जियों पे जो है वो ना देखने को मिले। क्योंकि ये एक ऐसा मौसम है जब ओस पड़ती है या बारिश कुछ भी होगी, वो फसलों पे जाके जम जाएगी। तो ये ध्यान रखा जाए कि वो जो पानी जकड़ रही है वो नरिशमेंट जो है वो खत्म की जाए, और जिनको नरिशमेंट देनी चाहिए वहां दोपहर के समय जो है सिंचाई की जाए। क्योंकि उस समय दोपहर को धूप जो है वो कुछ कुछ निकल के आती है, तो जब वो सिंचाई करेंगे तो सिंचाई जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। बिल्कुल। नरेंद्र भाटी हमारे साथ नोएडा से हैं। नरेंद्र, क्या कुछ कह रहा है नोएडा का मौसम? दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर ले तो लगातार घना कोहरा हम रोज देखते हैं। जब भी हम दफ्तरों के लिए निकलते हैं घने कोहरे से जूझते हैं, शीतलहर से जूझना पड़ता है। ऐसे में आईएमडी की तरफ से क्या कुछ फिलहाल संकेत दिए जा रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में मौसम कैसा बना रहेगा? जी वक्ता, बिल्कुल दिल्ली और एनसीआर में भी जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसको लेकर लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सुबह और शाम जिस प्रकार से हल्की धुंध रहती है, उस प्रकार से अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो वहां पे चाहे रेल यातायात है या फ्लाइट की बात करें, कहीं ना कहीं उनमें भी देरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जिस प्रकार से जो तापमान गिर रहा है उसको देखते हुए दिल्ली और एनसीआर में सबसे कम तापमान कल का जो दिन था वहां पे लगभग 3 डिग्री तक वहां पर दर्ज किया गया है। इसको देखते हुए प्रशासन, पुलिस ने भी लगातार अपने जो उनके द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। रैन बसेरों को अच्छी तरीके से बनाने के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग रैन बसेरे बनाए गए हैं। इसके साथ ही वहां पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है। खासतौर से छोटे बच्चों के लिए जो प्रशासन है उसने 15 तारीख तक स्कूलों की छुट्टी यहाँ पे घोषित की हुई है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, जिस प्रकार से तापमान लगातार गिर रहा है तो हो सकता है, संभावना है कि इन छुट्टियों को और भी आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही प्रशासन ने भी अपनी तरफ से यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है और उन्होंने कहा है कि जब तक जरूरी ना हो घर से ना निकले। खासकर बच्चे और बुजुर्ग जितना हो सके ठंड से बचें, उचित कपड़े पहने, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि दिल्ली और एनसीआर में जो मौसम विभाग है उसने भी यहाँ पर येलो जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है, क्योंकि तापमान लगातार गिरता जा रहा है और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर हम फसल की बात करें तो जो किसान है उनकी फसल पे भी इसका असर आ रहा है। खासतौर से गेहूं की जो फसल है, यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर गेहूं की फसल बोई जाती है, तो उस पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से ज्यादा ठंड पड़ रही है, फसल उससे प्रभावित हो रही है। हालांकि किसानों को यह उम्मीद है कि हो सकता है कि 1-2 दिन में बारिश हो जाए। अगर बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं फसल के लिए लाभकारी होती है। लेकिन जिस प्रकार से ये सूखी जो ठंड पड़ रही है, ये लोगों के लिए, किसानों के लिए, खासतौर से बच्चे और बुजुर्गों के लिए मुसीबत बनी हुई है। हालांकि इससे बचने के लिए जो प्रशासन है, सरकार है, उसकी तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार से दिन में धूप निकली है उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आई है। लेकिन सुबह और शाम की जो ठंड है वो अभी भी बरकरार बनी हुई है। जी वक्ता।
बिल्कुल नरेंद्र, बरकरार बनी हुई है ठंड। ये जो कोल्ड टॉर्चर है अभी लगता है कि कुछ आने वाले वक्त में हमें और भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर जो अस्पताल हैं वहाँ की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है? क्योंकि जब इस तरह की ठंड ज़्यादा पड़ती है तो बीमारियां भी बढ़ती हैं, बीमारियों की चपेट में भी आप आते हैं। ऐसे में तमाम बीमारियां लग जाती हैं तो आपको अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ व्यवस्था की गई है अस्पतालों में? देखिए, जिस प्रकार से ठंड लगातार बढ़ रही है उस प्रकार से लोगों में जो ठंड के कारण पेट की दिक्कतें होती हैं और जो जुकाम और सर्दी की जो समस्याएं हैं वो भी लगातार बढ़ रही हैं। जिला अस्पताल की हम बात करें या ग्रेटर नोएडा में जिम्स हॉस्पिटल की बात करें, वहां पर लगातार जो मरीज है उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है और डॉक्टरों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भी लगातार लोगों से बचने की अपील की जा रही है। जितना हो सके ठंड से बचे, क्योंकि ये जो ठंड है यह बहुत खतरनाक है। और टेम्परेचर की बात की जाए तो दिल्ली और एनसीआर में कम से कम जो टेम्परेचर है वो लगभग 3 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो अपने आप में कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर लोगों की बात की जाए तो हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, एक बार हम उनसे भी थोड़ा आपको एक बार बताते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं उनको क्या क्या परेशानियां हो रही है। एक इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, अगर हम बात की जाए, अगर यहाँ की बात की जाए तो लोगों को किस प्रकार की समस्याएं ठंड में हो रही है और प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। देखो, यहाँ पे शासन, गौतम बुद्ध नगर में शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर रैन बसेरा बनाया गया है, जहाँ पर कि ग्रेट नोएडा में करीब 6 से 7 स्थानों पर रैन बसेरा बनाया गया, जैसा कि परी चौक और P3 बरातघर, जिम्स हॉस्पिटल और हबीबपुर ग्रेट नोएडा वेस्ट में। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप सामने, बिल्कुल ये रैन बसेरा बनाया गया, जिससे कि यहाँ पे आने जाने वाले जो राहगीर है, बेचारे असहाय लोग हैं, उनको रोकने की बढ़िया व्यवस्था है। और सामने ही अलाव की भी व्यवस्था की गई है, हीटर की भी व्यवस्था की गई है शासन प्रशासन के द्वारा। हम भी सामाजिक कार्यकर्ता के नाते यहाँ पे अपना समय देते हैं और देखभाल भी करते रहते हैं कि किस तरह की कोई व्यवस्था तो नहीं है। और इनको जब ज्यादा ठंड होती है तो हम चाय और नाश्ते की भी व्यवस्था करवाते हैं यहाँ पे, जो असहाय लोग होते हैं जो रुकते हैं यहाँ पे रैन बसेरा में। प्रशासन की अगर हम बात करें तो जो रैन बसेरे हैं वो महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग बनाए गए, कितनी उनमें रहने की व्यवस्था है लोगों के? करीब 25 तो महिला की व्यवस्था है रुकने की और 25 ही जो है पुरुष की है। हर जगह इसी तरीका की व्यवस्था की गई है ग्रेटर नोएडा शहर में, जहां पर भी रैन बसेरा बनाए गए हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जो यहाँ पे रैन बसेरे बनाए गए हैं उसमें अलग अलग जो लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। खासकर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं यह भी लोगों की सेवा करने के लिए सुबह के टाइम आके उनके लिए नाश्ते और चाय की व्यवस्था यहाँ पर करते हैं, ताकि जो बेसहारा लोग हैं वो कहीं ना कहीं ठंड से बच सके। जी, बिल्कुल, ठंड से बचने के लिए लगातार शासन प्रशासन मुस्तैद हैं और चाहते हैं कि जो जनता है उसको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अपने स्तर पर बेहतर काम करने की कोशिश पूरे उत्तर भारत में या कहा जाए भारत में की जा रही है। हर जगह अच्छे से व्यवस्थाओं को मेंटेन भी किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर जुड़े और इस पर बातचीत की। हरीश आपका, नरेंद्र आपका और शिखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप जुड़े, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।